नमस्कार। भारत में G20 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत हो रही बैठकों की अहम जानकारी देते हैं। इस हफ्ते भी देश भर में कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई। इन बैठकों में कई वैश्विक और आवश्यक मुद्दों पर चर्चा हुई। आइए शुरुआत करते हैं G20 हाइलाइट्स के साथ। ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की तीसरी बैठक मुंबई में सफलतापूर्वक संपन्न। 2030 तक भारत का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 500 गीगावाट रखा गया। ETWG की तीसरी बैठक के उप कार्यक्रम में ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के लिए न्याय संगत रोड मैप विषय पर सत्र आयोजित। जैव ईंधन और अंतर्राष्ट्रीय वित्त जुटाना विषयों पर भी हुई चर्चा। संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक भुवनेश्वर में आयोजित। संस्कृति पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बैठक के उद्घाटन सत्र में हुए शामिल। और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में G20 RIIG रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का 5वां सम्मेलन आयोजित। बैठक में ब्लू इकोनॉमी के लिए वैज्ञानिक चुनौतियों और अवसरों पर हुई चर्चा। आइए अब जानते हैं G20 से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को विस्तार से। 3 दिन तक चली G20 अध्यक्षता के अंतर्गत ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की तीसरी बैठक मुंबई में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस बैठक में भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा। साथ ही बैठक में विभिन्न देशों के साथ 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने पर चर्चा की गई। भारत की अध्यक्षता में ऊर्जा से जुड़े 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर इस बैठक का आयोजन किया गया था। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन 15 से 17 मई के दौरान मुंबई में किया गया। बैठक में प्रौद्योगिकी अंतर, ऊर्जा परिवर्तन और भविष्य के ईंधन के लिए किफायती वित्तीय सहायता जैसे 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, प्रौद्योगिकी डेवलपर्स, अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू वित्तीय संस्थानों, विकास बैंकों, उद्योग से जुड़ी कंपनियों, शिक्षा क्षेत्र एवं अन्य प्रमुख हितधारकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। सत्रों में उभरती महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, हाइड्रोजन, ऑफशोर विंड, एनर्जी स्टोरेज और कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के भविष्य के मार्ग पर आधारित ऊर्जा रूपांतरण के लिए निम्न लागत वित्त पोषण के अनुमान पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यक्रम में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत MNRE के सहयोग से इरेना की ऊर्जा रूपांतरण के लिए निम्न लागत वित्त रिपोर्ट का विमोचन किया गया। यह रिपोर्ट G20 और अन्य देशों में कम लागत वाली पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक व्यापक टूल बॉक्स प्रदान करती है। संबंधित कार्यक्रम में 2 पैनल चर्चाएं हुई। पहले सत्र में नई और उभरती ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर पैनल चर्चा, जबकि दूसरे सत्र में निवेश जुटाने में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और विकास बैंकों की भूमिका पर पैनल चर्चा आयोजित की गई। This meeting has been very educating, inciting, and also for the development of the region and also the whole globe. Because as we are facing the challenges of climate change, and we have to find a way of mitigating it. इसके अलावा विद्युत मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और NTPC नेत्रा के सहयोग से तैयार की गई 2 रिपोर्टों, नए युग की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के लिए वित्तीय आवश्यकताएं, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर यूटिलाइजेशन व स्टोरेज और नए युग की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के लिए वित्तीय जरूरत, बैटरी ऊर्जा भंडारण का भी विमोचन इस कार्यक्रम में किया गया। भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि ऊर्जा रूपांतरण एक तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यावहारिक विकल्प है
और इसके लाभ इसकी लागतों से काफी अधिक है। भारत अपनी G20 की अध्यक्षता के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहभागिता के माध्यम से एक त्वरित, जिम्मेदार और उचित ऊर्जा रूपांतरण के लिए प्रतिबद्ध है। This high-level dialogue on low-cost financing for energy transition focuses on the financing needs for the development and deployment of new and emerging clean energy technologies of hydrogen, offshore wind, storage, and the CCUS. Most of the emerging technologies require extensive research and development, creation of demand markets, reliability of the regulatory landscape, and long-term commitments to attract investments on a sustainable basis. New and emerging technologies would accelerate the energy transition and provide the world with means to achieve global net zero goals at a faster pace. वहीं इरेना के उप महादेशक गौरी सिंह ने कहा कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा रूपांतरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन की त्वरित विस्तार की जरूरत है, जिसमें निम्न लागत वित्त तक पहुंच बनाना महत्वपूर्ण है। ETWUG यानी ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की तीसरी बैठक के दौरान ये कार्यक्रम नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया। महाराष्ट्र के मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम को भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की साझेदारी में एवं ज्ञान साझेदार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के साथ किया गया। मुंबई में आयोजित ETWG की तीसरी बैठक के उप कार्यक्रम के रूप में तमाम विषयों पर सत्र आयोजित किए गए। इनमें कोयला मंत्रालय ने ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के लिए न्याय संगत रोड मैप पर सत्र आयोजित किया। जैव ईंधन और मोबिलाइजिंग इंटरनेशनल फाइनेंसेस यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त जुटाना सहित तमाम विषयों पर भी सेमिनार आयोजित किए गए। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ETWG बैठक के साइड इवेंट के रूप में कोयला मंत्रालय ने जस्ट ट्रांजिशन रोड मैप पर एक सत्र आयोजित किया। जस्ट ट्रांजिशन रोड मैप संगोष्ठी में 2 सत्र हुए। कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव भवानी प्रसाद पति ने इस सत्र में ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के संदर्भ में न्याय संगत बदलाव के महत्व पर जोर दिया। सूक्ष्म संतुलन बनाने की ऊर्जा क्षेत्र में पैनल चर्चा में जाने माने विशेषज्ञ शामिल हुए, जिन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के विभिन्न आयामों पर अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा किए और इस दौरान नवीन दृष्टिकोणों, प्रौद्योगिकी प्रगति और नीतिगत रूपरेखाओं पर चर्चा हुई। The conversations have been very rich. There has been strong engagement from around the G20 table, and I think it's fair to say that India's leadership is paying dividends. The deliberations are going well. I think we have had productive discussions, and we compliment India's leadership in this process. अनुकूल पहलू पर एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी बैठक के दौरान किया गया। जैव ईंधन पर आधारित संगोष्ठी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बनाने सहित जैव ईंधन में सहयोग और प्रगति पर गठबंधन को मजबूत करने के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियों सहित जैव ईंधन के विकास और उपयोग में तेजी लाने के तरीकों पर केंद्रित रही। दूसरे सत्र में कार्य समूह और B20 के ऊर्जा संक्रमण मार्गों के तालमेल की भूमिका पर चर्चा की गई। बैठक के तीसरे दिन ऊर्जा से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण सत्र रखा गया, जिसका विषय था ऊर्जा दक्षता में तेजी लाना और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना। ETWG बैठक के समापन से पहले हार्ड टू एबेट सेक्टरों को डीकार्बोनाइज करने के लिए वैश्विक नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर भी विचार विमर्श हुआ। महत्वपूर्ण सत्रों के समापन के बाद डेलीगेट्स ने ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया का दौरा किया, जहां उन्हें भारत के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली।
आइए अब रुख करते हैं भुवनेश्वर का। संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित की गई। बैठक में शामिल हुई विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वैश्विक नीतियों के दायरे पर चर्चा की, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान को और मजबूत कर सकती है। समूह ने संस्कृति से जुड़े 4 प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर संस्कृति और वास्तुकला का अनूठा संगम है। इस शहर की विरासत मंदिरों की वास्तुकला में प्रमुखता से प्रकट होती है और इसी अद्भुत संस्कृति को दर्शाना और पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाने के लिए भारत की G20 अध्यक्षता में 14 से 17 मई तक संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक भुवनेश्वर में आयोजित की गई। संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बैठक के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि वैश्विक नीति निर्माण में संस्कृति समकालीन चुनौतियों का समाधान करने के लिए अधिक समावेशी और स्थायी समाधान की ओर ले जाती है। By promoting cultural exchange and dialogue, we can build bridges on understanding that the strengthen relations between our nations. Cultural exchange can also contribute to sustainable development by promoting local economies, preserving cultural heritage, and supporting community development. I wish to emphasize that the culture is a vital component in creating a planet society. The G20 Cultural Working Group can significantly advance the current affairs to put culture as the center of global policy making. वहीं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भारत की विविधता की एकता और सहयोगी शक्ति पर जोर देते हुए कहा कि संस्कृति कार्य समूह के सदस्य के रूप में भारत के पास संस्कृति की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करने का अनूठा अवसर और जिम्मेदारी है। संस्कृति कार्य समूह की बैठकें 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित रहीं। ये क्षेत्र हैं सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और पुनर्स्थापन, सतत भविष्य के लिए सजीव विरासत का उपयोग, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना। It's a huge effort for the world to look India as a models for the futures in terms of the culture's development. We appreciate the hospitality and warm welcome. संस्कृति कनेक्ट पर बात करते हुए विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि पहली बार G20 में संस्कृति कार्य समूह को स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब G20 सद्भाव और शांति की बात करता है तो संस्कृति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे पूर्वजों का जीवन शैली थी, वो भी हम सबको बताएं। G20 देशों के प्रतिनिधियों ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर और उदयगिरी गुफाओं जैसे विरासत स्थलों की यात्रा की। इसके अलावा G20 प्रतिनिधियों ने गांधी पीस सेंटर का भी दौरा किया। ओडिशा आए G20 प्रतिनिधियों ने राज्य के मूल निवासी विशेष नृत्य प्रदर्शन जैसे आदिवासी, सिंगारी, संबलपुरी, ओडिसी और गोटीपुआ नृत्य का भी अनुभव लिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित हुई थी। भुवनेश्वर में कला भूमि ओडिशा शिल्प संग्रहालय में सस्टेन द क्राफ्ट इडियम नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी दूसरी G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग के भाग के रूप में आयोजित की गई। प्रदर्शनी के जरिए भारत की सदियों पुरानी जीवित विरासत
और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा पुरी बीच पर एक उत्कृष्ट रेत कला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। दूसरी G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग के दौरान ओडिशा के भुवनेश्वर में कला भूमि ओडिशा शिल्प संग्रहालय में सस्टेन द क्राफ्ट इडियम नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का विषय संस्कृति कार्य समूह द्वारा निर्धारित दूसरी प्राथमिकता, एक सतत भविष्य के लिए जीवित विरासत का दोहन, इस पर केंद्रित रहा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मौजूद रहे। इस दौरान G20 प्रतिनिधियों ने वस्तुओं और लाइव शिक्षण प्रदर्शनों के माध्यम से ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत का अनुभव किया। ये प्रदर्शनी 22 मई तक आम लोगों के लिए कला भूमि ओडिशा शिल्प संग्रहालय में खुली रहेगी। संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक के चर्चा सत्र शुरू होने से पहले पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी बीच पर एक उत्कृष्ट रेत कला प्रदर्शनी बनाई। इस प्रदर्शनी का विषय था कल्चर यूनाइट्स ऑल, यानी संस्कृति सभी को एक सूत्र से जोड़ती है। इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। कल्चरल ग्रुप मीटिंग भुवनेश्वर में प्रारंभ हुआ है। इस संदर्भ में सारी भारत का हम गर्व महसूस करते हैं। प्रमुख सैंड आर्टिस्ट पद्मश्री सुदर्शन पटनायक जी ने एक कल्चर यूनाइट्स ऑल इस कॉन्सेप्ट पर एक बहुत बढ़िया आज G20 संदर्भ में G20 लोगों के साथ ओडिशा फेस के साथ आज एक अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ इस सैंड के द्वारा अच्छा आर्ट बनाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार सुदर्शन पटनायक जी का जो भी आर्ट एक्टिविटी करते हैं वो ट्विटर में एंकरेजमेंट करते हैं। डिफरेंट स्कल्पचर्स हमने बनाया है, इंस्टॉलेशन स्कल्पचर, जिसमें कि आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टील के बाउल्स जो है वो इंस्टॉल किया गया है और जो उड़ीसा का जो ट्रेडिशनल बोइट है उसको सैंड में रिक्रिएट किया गया है। वन ऑफ द बिगेस्ट स्कल्पचर है ये। G20 संस्कृति कार्य समूह का कल्चर यूनाइट्स ऑल एक अभियान है जो विविध संस्कृतियों और समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित बहुपक्षवाद में भारत के अटूट विश्वास को रेखांकित करता है। I think what culture G20 is about is, as it's written, to unite us all the 20 G countries and beyond. दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 5वां G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग सम्मेलन आयोजित किया गया। इस बैठक में ब्लू इकोनॉमी के लिए वैज्ञानिक चुनौतियां और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को पूरी तरह से समाहित करते हैं।
आइलैंड टाउन दीव में 2 दिवसीय G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग यानी RIIG कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इसका आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया। इस दौरान RIIG पहल के तहत 5 बैठकों में ब्लू इकोनॉमी के लिए वैज्ञानिक चुनौतियां और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें ब्लू इकोनॉमी क्षेत्र और अवसर, समुद्री प्रदूषण, समुद्री जीवित संसाधन और जैव विविधता, अवलोकन डेटा और सूचना सेवाएं, तटीय और समुद्री स्थानिक योजना और इसके साथ ही तटीय और गहरे समुद्र में खनन, नई और ब्रॉडकास्टिंग ऊर्जा शामिल हैं। Ocean provides countless benefits to the humankind. For example, ocean provides food for us in terms of ocean provides energy from the offshore wind, or ocean provides fresh water, and ocean provides minerals and metals. There are many resources, both living and non-living resources, available in the ocean. However, we need to harness the ocean in a sustainable way. For that purpose only, the blue economy is important. The blue economy is nothing but harness the ocean resources in a sustainable way. In order to understand the various best practices from different countries, we plan to discuss and complement, and we want to understand how the best way we can harness the ocean. For that purpose, we have started this particular RIIG. इस बैठक में दुनिया भर के वैज्ञानिक, नीति निर्माता और उद्योग विशेषज्ञ शामिल हुए। सम्मेलन से पहले विभिन्न जनभागीदारी कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इन जनभागीदारी कार्यक्रमों का विषय था भारत के विकास में G20 प्रेसिडेंसी का महत्व। इसके अलावा लोगों ने जनभागीदारी अभियान के तहत स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया। अब वक्त आ गया है G20 क्विज में पिछले एपिसोड में आपसे पूछे गए सवाल का सही जवाब देने का। देखते हैं कि क्या था सवाल और किसने दिया सबसे पहले इसका सही जवाब। हमने आपसे पूछा था, भारत ने G20 की अध्यक्षता कब ग्रहण की थी? A 5 जनवरी 2023, B 1 दिसंबर 2022, C 1 नवंबर 2022 या D 5 दिसंबर 2022। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 दिसंबर 2022। हमें बड़ी संख्या में आपके मेल मिले और जिसने सबसे पहले सही जवाब दिया है उनका नाम है पुणे से मनोहर पवार। आपको हार्दिक बधाई। इसके बाद ओडिशा से लिंगेश्वर पटेल और पुणे से अनिकेत इंडालकर ने सही जवाब भेजा है। और अब इस हफ्ते का सवाल पूछने का समय आ गया है। ध्यान से सुनिए ये सवाल और इसके ऑप्शंस। भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? A उदयपुर, B अहमदाबाद, C नई दिल्ली या D भुवनेश्वर। अपने जवाब और फीडबैक आप g20.sansadtv@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब के साथ अपना नाम और स्थान लिखना ना भूलें। जो 3 प्रतिभागी इसका जवाब सबसे पहले हमें मेल के जरिए भेजेंगे, उनका नाम हम अपनी अगली कड़ी में साझा करेंगे। जाने से पहले आपको बताते हैं कि आने वाली G20 की बैठकें कब और कहां होने वाली हैं। 22 से 24 मई को श्रीनगर में पर्यटन वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक होगी। से 26 मई को मुंबई में
आपदा जोखिम में कमी वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक का आयोजन किया जाएगा। और 25 से 27 मई को ऋषिकेश में भ्रष्टाचार निरोधक वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी। एक पृथ्वी, एक परिवार और साझा भविष्य की संकल्पना को साकार करते हुए भारत की अध्यक्षता में G20 के सदस्य बेहतर भविष्य के लिए एकजुट प्रयास कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम इन प्रयासों को आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।